हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 के ज्योग्राफी के वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और हमने इससे पहले ही बाबू ध्यान रखिएगा 2009 के जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को बाबू देख लीजिएगा और तब आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ लगभग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं बार बार, और रिपीट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरह से हम बार बार यही बोलते हैं कि अगर आप पहली बार हो चैनल पे और इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप इससे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड और भी वीडियो है, आप उस वीडियो को पहले देखिए तब ये है, क्योंकि 2009 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। और भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। वो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तब। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। तो अब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कर है मानव भूगोल। करें मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? देखिए यह एक पूरा कथन है और ये क्वेश्चन बना हुआ है भूगोल में कि यह कथन किसका है। तो आपको ध्यान रखना है, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई थी। तो इन्होंने कहा था मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी जो अस्थायी है उसके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यही मानव भूगोल है। इस तरह से कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की बाबू यही परिभाषा है। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शन डी में है टेलर। टेलर का संबंध किससे है? तो वो टेलर का संबंध नॉन निश्चयवाद से। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि टेलर का संबंध किससे है, तो टेलर का संबंध नॉन निश्चयवाद से है। और यहाँ जो रैटजेल है इन्हें मानव भूगोल का क्या बोलते हैं? तो रैटजेल को मानव भूगोल का जनक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल जो आपका जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, इस मानव भूगोल का जनक रैटजेल को बोला जाता है। या इन्हें आधुनिक मानव भूगोल क्या बोल रहे हैं? आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल इन्हें भी जनक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से बाबू इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, लेकिन आपका पहला का आंसर होगा कुमारी सैंपल। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या का असमान वितरण होता है। आप ध्यान रखिए, आप जानते ही हैं जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ हुआ जनसंख्या का धरती पर फैलाव, पृथ्वी पर फैलाव, धरातल पर फैलाव। और जनसंख्या कहीं भी समान नहीं होती है, हमेशा असमान होती है। और इस असमानता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो है जलवायु, क्योंकि जहाँ की जलवायु बाबू लोगों के लिए अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या का अधिक बसाव होता है। और जहाँ की जलवायु लोगों के लिए सूट नहीं करती है और मतलब प्रतिकूल होती है, उल्टा होती है, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, महामारियाँ फैल जाती है, युद्ध जैसी आशंकाएँ बनी रहती है, इस तरह के कारकों के साथ वहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत कम होता है। इस तरह से जनसंख्या वितरण को बाबू प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो बाबू सुन लीजिए, मैसाबी अमेरिका का एक लौह अयस्क खनन है। अमेरिका का एक लोहा खनन क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, और इस लौह अयस्क खनन क्षेत्र का संबंध मैसाबी से है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन चुका है कि मैसाबी का संबंध किससे है? तो मैसाबी श्रेणी का संबंध बाबू लौह अयस्क से है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो हमने पिछले वीडियो में हमने 2009 का वीडियो में बताया था पनामा नहर और स्वेज नहर के बारे में। हम यही फिर बोल रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अगर ये समझ में ना आ रहा हो क्या होता है स्वेज, क्या होता है पनामा नहर, तो आप 2009 का वीडियो देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की हम आंसर दे देते हैं। कह रहा है पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो बाबू पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इस पनामा नहर का बाबू निर्माण 1900 कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और इस पनामा नहर से सबसे अधिक लाभ अमेरिका को है। ध्यान रखिएगा, इस पनामा नहर से सबसे अधिक लाभ किसको है? सबसे अधिक लाभ अमेरिका को है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ होने वाला देश, लाभान्वित होने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर को
अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन बन चुका है। इसी में देखते हैं ये जो भूमध्य लिखा हुआ है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो बाबू भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? तो बाबू भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि स्वेज नहर किसको किससे जोड़ता है? तो बाबू स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर ही 2009 की वीडियो में कि पर्वतों पठारों पर जनसंख्या का प्रतिरूप किस रूप में पाया जाता है? तो बाबू पर्वतों पठारों पर, पर्वत और पठार जैसे भागों पर जनसंख्या का प्रतिरूप बसाव सीढ़ीनुमा होता है और वहाँ की खेती भी सीढ़ीनुमा होती, सॉरी बसाव तो नहीं, सीढ़ी कृषि सीढ़ीनुमा होती है। ठीक वैसे ही किसी झील के चारों ओर बसा गांव निहारकीय रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है निहारकीय रूप में, ऐसे, ठीक है ना, निहारकीय रूप में मतलब छिटपुट होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हम तो पहले ही बार बोल रहे हैं, अगर आप 2010 का इस वीडियो को देख रहे हैं और ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तब पर भी आप 2009 का वीडियो देखिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 2009 के जो मेन एग्जाम में हुआ था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हम बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर 12th में रिपीट होता आ रहा है, होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा निम्न में से जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ का है? तो वह अरुणाचल प्रदेश का। मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो वो है एपी अर्थात अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का आगमन होता है, सूर्य उदय होता है, जिसे उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं इस बिहार की, हम बिहार में रहते हैं, हम बिहारवासी हैं, हम बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं बिहारी हैं। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बाबू बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1106 लोग 1 किलोमीटर में निवास करता है। लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन चुका है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? तो वो होगा अपना बिहार, हम बिहारी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता, देखिए मतलब किस नदी का जल सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो अब वो है हर हर गंगा नदी है। ठीक है ना, बम बम भोले नहीं बोले हैं, हर हर गंगे बोले हैं हम। निम्नलिखित में से किस नदी जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी की जल सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। और बाबू सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो वो गंगा ही है। और सबसे अधिक जल का उपयोग इसका ही किया जाता है। अब जानते ही हैं कपड़ा धोने में, हैं कपड़ा धोने में, और वो मल मूत्र को विसर्जन करने में, साथ ही वगैरह बहुत से ऐसे, ठीक है ना, कारक हैं जिनसे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? हम फिर खोल दे रहे हैं। अगर पतन से संबंधित, बंदरगाह से संबंधित आपको क्वेश्चन हल करना है, रटना नहीं है, तो आप इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, भारत के पूर्वी तट के कौन से बंदरगाह हैं, भारत के पश्चिमी तट के कौन से पतन हैं, कौन से बंदरगाह हैं, उससे संबंधित वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो मैप के माध्यम से पढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा और आपको समझ में आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। कौन है निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांडला, बस सुन लीजिए, कांडला कहाँ पे है? तो कांडला गुजरात में है। मुंबई खुद एक बंदरगाह है। न्यू मंगलौर कहाँ पे है? किस कर्नाटक में है। और अब चेन्नई कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ, यहाँ पूछा हुआ है पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? अब कांडला पश्चिम में है। मुंबई, अरे बार बावला इंसान, कांडला पश्चिम में है, मुंबई पश्चिम में है, न्यू मंगलौर पश्चिम में है। बाबू चेन्नई भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह है जो ईस्ट में स्थित है। इस तरह से भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई है जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड
सड़क पर स्थित नहीं है। इलाहाबाद जरूर स्थित है, कोलकाता स्थित है, कोलकाता स्थित है, लखनऊ स्थित नहीं है। तो सुन लीजिए ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, यह वही ग्रैंड ट्रंक रोड है, यह वही ग्रैंड ट्रंक सड़क है जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। क्या बाबू? शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा ही सासाराम का मकबरा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। सासाराम का मकबरा किसने बनवाया था? तो सासाराम का मकबरा शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड पर लखनऊ शहर स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण अर्थात उद्योग धंधों से कौन सा प्रदूषण होता है? तो पहला है जल प्रदूषण, तो होता ही होता है। दूसरा है वायु प्रदूषण, तो होता ही होता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। भाई साहब ये भी होता ही होता है, इसलिए भाई साहब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब उद्योग धंधों से इनमें से सभी प्रदूषण होते हैं। ध्वनि भी होता है, जल भी होता है और वायु भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक की बात करें तो अब आपका अगला टॉपिक है बंदरगाह से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो पहला इसमें बाबू को आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाबू हम बता चुके हैं आपको, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो ये रहा हमारा भारत, और भारत का ये गुजरात से लगाकर वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो राज्य हैं, इनमें कुल 9 राज्य हैं। और इन 9 राज्य मतलब कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्रों से लगती है? तो कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्रों से लगती है। और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर कुल तटीय सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है? देखो पश्चिमी तट का कौन बंदरगाह नहीं है? तो कोच्चि कहाँ पे है? तो कोच्चि केरल में है। मुंबई खुद एक बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में है। लेकिन यहाँ कर पश्चिमी तट का कौन बंदरगाह नहीं है? ध्यान रखिएगा, कांडला पश्चिमी तट का वेस्ट मतलब पश्चिमी तट का बंदरगाह है। मुंबई पश्चिमी तट का बंदरगाह है। कोच्चि पश्चिमी तट का बंदरगाह है। अब आपको लगता होगा हम सिर्फ रटवा नहीं रहे हैं, सुन लो मेरी बात, हम फिर बोल दे रहे हैं बंदरगाह से संबंधित, पतन से संबंधित, चाहे वो हल्दिया बंदरगाह हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, नवाहासवा हो, कांडला हो, मुंबई हो, मरमागोवा हो, इससे संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उस वीडियो को देखिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरह से इसका आंसर होगा भारत का पारादीप बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, ये पूर्वी तट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से निम्न में से कौन पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो ध्यान रखिए एन्नौर पूरब में स्थित है। कांडला, अरे रुक जाओ, पावला हो गया है। निम्न में से कौन पूर्वी तट का बंदरगाह है? एन्नौर तमिलनाडु में है। कांडला गुजरात में है। मरमागोवा गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। यहाँ बात कर रहा है पूर्वी तट का कौन बंदरगाह है? तो बाबू पूर्वी तट का बंदरगाह एन्नौर पतन है, जो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्वी तट का बंदरगाह है? कर है पारादीप, बिल्कुल उड़ीसा में है, पूर्वी तट का बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यह स्थलबद्ध पोताश्रय है, स्थलबद्ध बंदरगाह है जो पूर्व में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पूर्व में है। इनमें से ये सभी बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, ये ईस्ट का है। कोलकाता, तो भाई साहब रुक जाओ, हाँ सही बोले तो हम। निम्न में से कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह है? हल्दिया ईस्ट में है, पूरब में है। कोलकाता पूरब में है। नवाहासवाहा ये पश्चिम में है। और चेन्नई ये तमिलनाडु अर्थात किस में है? पूरब में है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह है? तो वह नवाहासवाहा जो महाराष्ट्र में स्थित एक बंदरगाह है। और भारत के मैप पर देख लीजिए, महाराष्ट्र यहाँ स्थित है और इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, अर्थात इसको हिंदी में पश्चिम बोलते हैं, इसको हिंदी में
पूरब बोलते हैं तो न्हासवा कहाँ आ गया, पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। मारमा गोवा बिल्कुल पश्चिमी तट का बंदरगाह है, मुंबई पश्चिमी तट का बंदरगाह है, कांडला जो गुजरात में पश्चिमी तट का बंदरगाह है, इनमें से सभी। इस तरह से इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है। तब आपको हम बता चुके हैं सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है, तो वो है गुजरात। अगर सबसे कम की बात करें तो वो होगा गोवा। ध्यान रखिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हम आज बाबू बात किए हैं 2010 के ऑब्जेक्टिव के पेपर, और हम बार बार इसी मैप की बात कर रहे हैं। आप इस मैप के माध्यम से कवर कर सकते हैं भारत के कुल प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, और यहाँ से लगाकर ये है पश्चिमी तट के बंदरगाह, ये है पूर्वी तट के बंदरगाह, कौन कौन किस राज्य में है हम उसकी बात कर चुके हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और हम आगे बात करेंगे कल पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कुछ पीछे चल रहा है, हम उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे 2009 के पॉलिटिकल साइंस के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, कितनों को आने की संभावना है। तो बाबू जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और 2009 का भारत के प्रमुख बंदरगाह का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय